So good morning again. Okay. In the last class we were discussing consumer equilibrium indifference curve analysis. उतना हमने देख लिया था. उसके आगे का start करते हैं, right? And before we begin, happy Holi to all of you. Okay. And please don't play Holi this time because of COVID. हाँ, thank you भव्य जी, thank you. ठीक है. 2 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके मुझे. तो बेटा ये हमने देख लिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, और मैंने थोड़े कंसेप्ट्स भी आपको डिस्कस कर लिए थे उस टाइम पे, राइट? नाउ लेट मी ओपन द फाइल. नोट्स मिल गए थे ना आप लोगों को सारे पुराने वाले? अभी कुछ एक चीजें शायद रह रही है जो मैंने शेयर नहीं करी है आप लोगों से, है ना? यस सर, लास्ट का थोड़ा पार्ट रह रहा है. एक, हाँ, वो लास्ट वाले वो जो लिखता हूं मैं वो शेयर नहीं करे ना, वो मैं शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स जो अपन लिखते हैं. और दूसरा यार मेरे को आपके साथ ये बुक्स की हाईलाइटेड बुक्स भी तो शेयर करनी है, हाईलाइटेड नोट्स, हाईलाइटेड ये मॉड्यूल, ये भी करना है मेरे को. आज शाम तक आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी बेटा, ठीक है? डोंट वरी, बिकॉज टुडे आई एम फ्री थोड़ा सा, सो आई विल डू दैट. कल आपकी क्लास नहीं रहेगी यार, ठीक है ना? कल आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी बेटा. ये लास्ट पढ़ा था हमने, याद आ गया कि भैया वो सेकंड वाली कंडीशन की होती है सेवरल कमोडिटी मॉडल के अंदर, है ना? लास्ट यही पढ़ा था क्या? अरे यस और नो? यस सर. एक बार थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी आज, पता नहीं क्या हो गया. एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना फिर बढ़िया चलेगा. यस, सो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया था, राइट? लिमिटेशंस पढ़ी थी सबसे पहले कि भैया लिमिटेशन क्या है. ये लिमिटेशन देख करके हमने आईसी कर्व एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था, और इसमें हमने देखा था कि सर देयर आर टू गुड्स. इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम एक ऐसी कर्व बना रहे हैं सर जिसके अंदर देयर आर टू गुड्स.
दो गुड्स है and it is showing different combination of those two goods that are giving us the same level of satisfaction, that are giving us what, the same level of satisfaction sir and ma'am, right? अब यहां पे देखिए some assumptions underlying the indifference curve, इसको एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, एक रिवीजन भी हो जाएगा और अपना रीडिंग पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. The foundation of consumer behavior theory is the assumption that consumer knows his own taste and preferences and possesses full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives. इसका मतलब एक तो अंडरलाइंग assumption ये हो गया सर, ये जो पूरी बातचीत है इससे हमें ये पता लगता है कि कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, he can make informed decisions, he can decide whether to buy or not. Okay, चलिए next. Consumer is rational and tends to take rational actions. He has full information and he is rational. He has full information and he is rational. In more preferred consumption bundle over less preferred consumption bundle. Now there are bundles, there are rankings. Okay, and he is very intelligent, he is rational, he knows that which bundle to choose, because the bundle that he wants to choose, he wishes that he is getting the same level of satisfaction along with getting more units of both the commodities. Are you getting it? मैं क्या बोल रहा हूं, कंज्यूमर इतना दिमागदार है क्योंकि हर बंडल के ऊपर सेटिस्फैक्शन तो क्या है, सेम है. डिफरेंस किसमें हो रहा है, यूनिट्स का. किसमें हो रहा है डिफरेंस बेटा, यूनिट्स का. ठीक है, तो कंज्यूमर इतना समझदार है, वो ऐसा बंडल चूज करना चाहता है जिसके अंदर यूनिट्स भी दोनों के क्या हो, ज्यादा हो, हायर साइड पे हो. ठीक है बेटा, समझ में आ गया. नेक्स्ट, indifference curve analysis assume that the utility is only ordinally expressible, it cannot be measured, it can only be ordered, there can only be preferences, it can be ranked. समझ में आ रहा है बेटा? The consumer is capable of ranking all conceivable combinations, जो भी combination बन सकते हैं, the combinations that he can conceive of goods according to the satisfaction they yield. Thus, if he is given various combinations, say A, B, C, D, E, he can rank them as first preference, second preference, so on and so forth. However, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. Can you tell me why he is not able to tell how much he prefers A to B, sir and ma'am? Can anybody tell me why this point is written over here? The reason for this, there can be a question. In a indifference curve analysis, if a consumer chooses A over B, okay, can he quantitatively tell why he prefers A over B? The answer would be false. Okay, एक तो ये question बन सकता है. दूसरा, when a consumer is preferring A over B, in case of an indifference curve analysis, this is done by the consumer because, and he is not able to tell and he is not able to tell why he prefers A over B, because then there can be reasons listed. Can anyone tell me why he is not in a position to tell why he is choosing A over B? Because the same quantity of A cannot give the same level of answer is, satisfaction from इसका B. आंसर ये है कि on every point of the IC, the satisfaction is what? Same. Satisfaction is same. So if he prefers A over B, अगर दो combination है and he is saying कि मेरे को A combination लेना है, अब उससे अगर कोई पूछेगा कि why you are selecting A over B, he is indifferent, he is not in a position to tell quantitatively, he is not in a position to tell that why he is preferring A over B, because A and B, both of them, both the combinations, they are providing him the same level of satisfaction, sir and ma'am. अब समझ में आया बेटा? अरे सब बच्चे बताओ यार. Yes, sir. आ गया ना?
then consumer choices are assumed to be transitive. If the consumer prefers combination A to B and B to C, then he must prefer combination A to C. In other words, he has a consistent consumption pattern. Okay, consistent consumption pattern है उसका. If combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B. मैंने बताया ना आपको, ये तो rationality हो गई ना इसकी, कि he wants to have more units because every pattern, every combination is providing same level of satisfaction. तो जिस पे ज्यादा उसको units मिल जाएंगे सर, वो वाला चूज कर लेगा. This is sometimes referred to as more is better assumption or the assumption of non-satiation. Okay, non-satiation. देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये नए वर्ड्स हैं. अब नए वर्ड्स बच्चों को पता नहीं है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन मार्क करके मैं आपको ये मॉड्यूल यहां से दे दूंगा जो आपको मेन चीजें पढ़नी है. ठीक है, राइट. फिर हमने आईसी की डेफिनेशन देख ली थी और ये देखा था कि एमआरएस जो है वो गिरता हुआ आ रहा है. कैसा आ रहा है बेटा? गिरता हुआ आ रहा है. ठीक है, और यहां पे हमने देखा था कि आईसी जो है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये वाली बातचीत भी हम उस दिन करके चले गए थे. अरे कर ली थी ना ये बात तो हमने. Why it is convex to the origin? क्योंकि जो एमआरएस के रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं? गिरते हुए. ठीक है, अब ये रिजल्ट्स गिरते हुए क्यों आ रहे हैं? इसका रैशनल ऑलरेडी हमने यहां पे देख लिया. समझ रहे हो? द कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन. The consumer is making informed decisions, and while making informed decision, he is always ready to lose less and less of one commodity and get additional unit of the another commodity. More is better. More is better, sir and ma'am. Are you getting it? That is why in every IC, okay, यहां पे लिख देता हूं मैं, more is better. More is better. Okay, ready to lose less and less of one good and gain an additional unit of another good. समझ में आ गया क्या? अरे yes or no? Can this IC be a straight line? Can this IC be a straight line? It is always convex to the origin, but we have seen two extremes also. We have discussed them in the last class. Can anyone tell me? Can IC be a straight line? Yes or no? Yes, sir. In case of which Complementary type of goods. Complementary goods. एक अभी है ना, ध्यान करो, स्ट्रेट लाइन होती है जब जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी ना बेटा. सॉरी, सब्स्टिट्यूट. हाँ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. बेटा जब कांस्टेंट होगी स्लोप, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में होता है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट याद रखना बेटा. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आईसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में. And in case of perfect complementary goods, सर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कोई बताएगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? When one good is rendered useless without the other. मैं लिख दूं कहीं पे? Is the car and petrol. बेटा कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. कार को तो दूसरा कुछ से चला लेंगे ना. ऐसा बोलो, पेट्रोल इंजन एंड पेट्रोल, ऐसे बोलो. समझ रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा समझो ना. Yes, sir. समझ गया. When one good will be rendered useless if other is not there. Okay. When you will get married, sir and ma'am, your wife, your better half, will be your perfect complement. You will be rendered useless if you are not with her. Okay, समझ रहे हो मेरी बात को?
अरे समझ में आता है क्या? ऐसे होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तभी तो बेटर हाफ बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई 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 भाई। तो मैं क्या लिख रहा था? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में लिख देता हूं मैं, है ना। when one good is rendered useless without another। ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें, इस केस में बेटा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमारी जो आईसी होगी वो कैसी होगी? कोई बताएगा? एल शेप। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। ठीक है, यहां पे हम ये देख के गए थे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था ये लास्ट क्लास में। ये रहा, ये डायग्राम याद रखना बेटा। एल शेप आईसी होती है, क्योंकि अगर हम एक का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक का यूनिट बढ़ाते जाएंगे, तो दूसरा जो पहला वाला है उसका नहीं बढ़ाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कुछ आएगा ही नहीं। रेंडर्ड यूजलेस, एडिशनल यूनिट विल बी रेंडर्ड यूजलेस। देखो ना, यहां पढ़ा था हम लोगों ने। A very interesting fact about this is that of perfect complements, the marginal rate of substitution is undefined। ये भी याद रखना कि मार्जिनल एमआरएस क्या होता है इस केस में? अनडिफाइंड होता है, बिकॉज an individual's preference do not allow any substitution between goods। you cannot substitute any other good। ठीक है, तो एमआरएस जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, याद रखना। उस केस में एमआरएस क्या होता है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं? तो सर क्या होता है? एमआरएस इज कांस्टेंट। और इस केस में क्या होता है सर? नॉट डिफाइंड। ये कुछ चीजें जो आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी बेटा, इसलिए इन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं। उसका कारण क्या है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, यहां फंस जाओगे। ठीक है, एल शेप आईसी वाला। और ये मैं आपको और बता दूं, दूसरी बात बता दूं, ये आपका जो नया मॉड्यूल आया ना, पहले वाला मॉड्यूल मेरे पास होगा, लेट मी सी, बैग में होगा पीछे। तो मेरा जो पहले, मतलब हम जिस मॉड्यूल से पहले पढ़ाते थे उसके अंदर ये चीज नहीं दी हुई थी, बट मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे पता है ये कंसेप्ट ये ऐसे हो, केवल इतना लिखा हुआ था कि एल शेप आईसी होगी। मैंने उसमें नीचे बच्चों को एक्सप्लेनेशन लिखवाई थी, ये जो ये लिखी हुई है ना इसमें, ये अब इन्होंने बुक में इनकॉर्पोरेट कर दी। तो आईसीआई वाले कई बार क्या है, धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं अपने मटेरियल को। तो नया हमेशा जो जिस अटेम्प्ट का मटेरियल आपके लागू हो रहा है ना, वही वाला पढ़ा करो। अपने सीए में ये बड़ी प्रॉब्लम है, मॉड्यूल्स पुराने हो जाते हैं, किताबें पुरानी हो जाती है। तो अगर एक दो दफा कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, तो पुरानी किताबों से ना पढ़े। पहली नसीहत ये है, पुरानी किताब तो उठा करके बाहर रख दो उसको अपने घर से। ठीक है ना। और बच्चे कई क्या है, किताबों को बड़ा सजा सजा के रखते हैं, भैया गंदी करो उनको, पढ़ने के लिए किताब। ठीक है, अपने दोस्त के लिए मत बचाओ, वो दूसरी ले लेगा। अपने छोटे भाई बहन के लिए मत बचाओ। ठीक है, मैंने ये बता दिया था आपको कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे बताया था नहीं बताया था? बताया था सर। देखो, अब अपने आईसी की सिंपल डेफिनेशन तो समझ ली, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ फीचर्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, पहला फीचर था सर, पहला फीचर था, मैं लिखता जाता हूं अब एक एक करके ताकि सारे रिवाइज हो जाएं, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, फीचर्स ऑफ आईसी, फीचर्स ऑफ आईसी। पहला, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। अरे समझ में आता है क्या? ठीक है, ये नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व क्यों है सर, इसका रीजन बताओ मेरे को, क्यों है ये नेगेटिवली स्लोपिंग, क्या कारण है इसका नेगेटिवली स्लोपिंग होने का? एनीवन? सर एमआरएस। नहीं, एमआरएस ये कारण नहीं है। देखो ये चीज याद रखना, क्योंकि वन वर्ड आंसर के अंदर ये दिक्कत होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सेम सेटिस्फैक्शन। याद रखना ये बात हमेशा, सेम सेटिस्फैक्शन। सो इफ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, इंक्रीज वन, you are bound to decrease the another good, decrease the consumption of another good, to maintain what, to maintain same level of satisfaction sir and ma'am। समझ में आता है? ठीक है, तो ये सबसे पहला एक पॉइंट हो गया। अब समझ में आ रहा है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग पूछे तो ये बता के आना। दूसरा पॉइंट क्या है? It is convex to the origin. It is convex to the origin. इसका रीजन जब दोगे तो बोलोगे this is because of MRS is falling. MRS is falling. MRS is falling. ठीक है, अब इसमें पूछते हैं कई बार why MRS is falling? Why MRS is falling sir? क्यों फॉल करती है हमेशा MRS? ठीक है, बताया था ना अभी, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर वो क्या है, रैशनल है। Who is ready to lose? Who is ready to lose less of one good plus gain one additional unit of another good। ठीक है, उसके बाद हमने इसी के अंदर दो एक्सट्रीम्स पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? दो एक्सट्रीम्स बताओ जल्दी। एक तो स्ट्रेट लाइन आईसी, ये कब होता है? कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर। ठीक है, और एक है हमारा एल शेप आईसी, ये कब होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है ना बेटा? अच्छा, इसमें एक और चीज मैं लिख देता हूं यहां पे। स्ट्रेट लाइन जब होता है, इस केस में जो MRS है वो क्या होता है? कांस्टेंट। सर हाँ बोलो। आशीष सर, निपुण बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे सर? बस बढ़िया। 1 मिनट सर लेना चाहता हूँ बस बीच में हाँ, आपका। हाँ, रियली सॉरी टू डिस्टर्ब। बिल्कुल बस स्टूडेंट से पूछना, आपका सर कितने बजे तक लेक्चर है अभी? अभी 10 बजे तक है बस सर। तो 10 बजे के बाद बच्चों को चल जाएगा क्या? अभी मैं ले लूँ तो सर के बाद कंटिन्यूइंग लेक्चर? सर 10 बजे क्लास है सर। 10 बजे क्लास है, कितने बजे तक? 11 बजे तक, फिर सर 11 बजे भी क्लास है। ओके, और शाम को अगर सेम टाइम कल वाले टाइम रख लें तो 5 PM? कल जो अपन ने रखा था 5 PM वाला टाइम चल जाएगा सबको? क्योंकि सर, 2 चल to 3 मेरे को बैठ नहीं रहा कल जो मैंने टाइम बोला था, तो 5 to 6 कर लें अपन, चल जाएगा सबको? Everyone okay with that? ठीक है, तो 5 to 6 अपना रहेगा आज। ठीक है, ठीक सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। थैंक यू, आपको सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं अरे कोई बात नहीं। क्या है? ठीक सर, ओके, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सारा। ठीक है बेटा, ये दो Yes, एक्सट्रीम्स हो गए। ठीक है, देन नेक्स्ट जो होता है वो होता है थर्ड, जो हम इसका देखते हैं फीचर,
थर्ड फीचर जो है वो है आईसी नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। आईसी नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? minimum 2 goods are necessary वेरी गुड, in IC. ठीक है, ये आईसी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। Why it is not touching x or y axis? Because it shows different combinations of two goods, different combination of two goods बेटा, ठीक है ना, जिसमें से कोई भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो ये होता है फोर्थ फीचर जो बोलते हैं हायर द आईसी, हायर द आईसी, हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर द सेटिस्फैक्शन। ये तो पता ही है आपको, अरे बोलो ना। यस सर। और इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन आईसी मैप का, अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? आईसी मैप, व्हेन मोर देन वन आईसी ऑन अ ग्राफ वी प्लॉट, ठीक है। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन, ओके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ फीचर, जो फिफ्थ फीचर हमारा है दैट इज व्हाट, बताओ कोई? टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे पता है ना? Yes, sir, Okay. because 2 IC cannot have same level of satisfaction. बिल्कुल, बस बिल्कुल सही है तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे को पढ़ना है, एमआरएस हमने देख लिया। एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज चेंज इन लॉस ऑफ वाई, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ वाई टू चेंज इन गेन ऑफ एक्स, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके। एंड ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गई, यहाँ पे देखिए चेंज, कैन यू सी, इतना लॉस किया 1 यूनिट यहाँ पे गेन करने के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो गया, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ये हमने देख लिया। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर द इंडिफरेंस कर्व, higher level of satisfaction than the lower indifference curve. Indifference curve will not touch either axis, okay. Different combination of, यहां देखो, two commodities, ठीक। अब दो कंसेप्ट हमें पढ़ना है, that is called the budget line, ठीक है। बजट लाइन कभी आपने सुना होगा, घर पे मम्मी बोलती है इस बार ये चीज नहीं आएगी, इस बार का बजट नहीं है। बजट लाइन, एट गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, समझना, एट गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस that one can buy with this given level of income। मैं वापस रिपीट करता हूं, एट गिवन प्राइसेस मतलब जो प्राइसेस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, इनकम हमारी कांस्टेंट है। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति परचेज कर सकता है विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम, और जब इन्हें हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? बजट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? बजट लाइन, राइट। तो यहां पे देखो ये बजट कांस्टेंट होता है। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, दो कमोडिटी है, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई, मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस किया, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी। ये बी क्या है? बी इज द टोटल मनी अवेलेबल टू द कस्टमर और इट इज हिज इनकम, ओके। एक कंज्यूमर इस बजट लाइन के ऊपर ही ऑपरेट कर सकता है। अगर वो इस बजट लाइन से के अंदर आएगा तो इसका मतलब वो कुछ सेविंग्स भी कर रहा है। अरे समझ रहे हो क्या? एक बजट लाइन इस तरीके से बनती है बेटा,
ये इस तरीके से दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो एक कंज्यूमर परचेस कर सकता है विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। अगर कंज्यूमर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब वो अपनी, ये इसकी चादर है, बोलते हैं ना उतनी अपने पैर उतने पसारने चाहिए जितनी तुम्हारी चादर हो, तो ये तुम्हारी चादर है, इतनी तुम्हारी औकात है खर्च करने की। समझ में आ रही है? अगर ये यहां तक ऑपरेट करता है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे ऑपरेट करता है, इसका मतलब ये बहुत लिमिट से काम कर रहा है बंदा, ठीक है। और अगर ये इसके ऊपर ऑपरेट करता है तो मतलब अपनी पूरी की पूरी गिवन लेवल ऑफ इनकम को ये यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, पर खत्म कर रहा है। पर क्या ये इस पॉइंट पे, इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूं, क्या इस सी पॉइंट पे ये कंज्यूमर ऑपरेट कर सकता है? माय क्वेश्चन टू यू सर एंड मैम। नो सर। क्यों? क्योंकि ये तो चादर से बाहर पैर निकाल रहा है ना भैया, अपनी औकात से बाहर जा रहा है ना। ये उसकी लिमिट है भैया, ये उसकी लिमिट है। बजट लाइन उसकी लिमिट है। बजट है तेरा, अरे बजट के बाहर जाकर के कोई काम नहीं होता, अपनी हैसियत में रह के काम किया जाता है। अरे यस और नो? सो दिस इज बजट लाइन। और ठीक है, देन वी अज्यूम दैट consumer in our analysis uses up his entire nominal monetary income to purchase the commodities, ठीक है। so that budget constraint is px bx plus py by b equals to b, ठीक है। अब ये वैसे बोल तो रहे हैं नॉमिनल इनकम है, अब इनसे पूछो इनसे पूछो जाकर के कि भैया नॉमिनल इनकम होती क्या है, ठीक है। नॉमिनल इनकम, नॉमिनल मनी इनकम, सॉरी ये मनी इनकम बोल रहा है, नॉमिनल मनी इनकम, ठीक है ना, जो उसकी मनी इनकम है। तो याद रखना ये मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी इनकम, ठीक है ना। दो तरह की इनकम पढ़ी थी ना हमने, अरे याद है क्या? Yes, sir. डिमांड वाले में कौन कौन सी? एक तो मनी इनकम और एक Real income. रियल। तो ये रियल नहीं है, याद रखना ये मनी इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मनी लिख दिया ना, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग द एंटायर फिक्स्ड मनी इनकम, ठीक है। नॉमिनल लिख देते हैं, पता नहीं क्या कौन बनाता है ये, क्या इंग्लिश लिखते हैं। एंटायर मॉनेटरी इनकम लिखना चाहिए ना, नॉमिनल से बच्चा कंफ्यूज होता है, सर भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इनकम विद हिज प्राइसेस ऑफ ₹20 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 10 रुपए प्राइस किसका है बेटा? चॉकलेट का। चॉकलेट आती है 10 रुपए की, आइसक्रीम आती है 20 रुपए की, पैसे हम कमाते हैं 100 रुपए। चलो उड़ाएं, आओ कैसे उड़ाते हैं पैसे। हमने एक भी आइसक्रीम नहीं ली, हमने 10 चॉकलेट ले ली, 10 रुपए की थी, 100 रुपए हमारे उड़ गए, यहाँ पे टोटल 100 आ गया ना। नेक्स्ट, एक आइसक्रीम ली, 8 चॉकलेट ली, 80 और 20 कितना? 80 और 20 कितना बेटा? अरे बताओ, 100। इस तरीके से यहाँ पे 60 और ये 40। इस तरीके से ये पूरी जो है ये आपकी बजट लाइन यहाँ पे बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। बजट लाइन आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या कंज्यूमर के पे ऑपरेट कर सकता है? यस। क्या कंज्यूमर एच पे ऑपरेट कर सकता है? अरे बताओ। नो। लेट अस रीड। द बजट कॉन्स्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बजट लाइन और प्राइस लाइन, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है क्या नाम है? प्राइस लाइन। इन सिंपल वर्ड्स, a budget line shows all those combinations of two goods which consumer can buy spending his given money income on the two goods at the given prices. The prices भी given है and the money income is also given, ठीक है ना, given, ठीक है ना। All those combinations which are within the reach of the consumer, assuming that he spends all his money, he will lie on the बजट लाइन, वो इस बजट लाइन के ऊपर ऑपरेट करेगा। द कंज्यूमर कुड बी ऑफ कोर्स बाय एनी बंडल दैट कॉस्ट लेस देन ₹100। वो इस बजट लाइन के अंदर भी तो ऑपरेट कर सकता है। दैट इज द पॉइंट के जो हमने इस फिगर में देखा। चलिए अब
it should be noted that any point outside the given price line या budget line, say H, will be beyond the औकात of the customer and consumer, and any combination lying within the line, say K, is underspending by the कंज्यूमर। यानी यहां पे जब वो के पे ऑपरेट कर रहा है तो वो कम पैसे खर्च कर रहा है, दैट इज द पॉइंट वेयर ही इज अंडर स्पेंडिंग। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, प्राइस, इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? प्राइस के रेशियो से। कैसे निकालते हैं? प्राइस के रेशियो से। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन भी बोलते हैं। Okay, it is equal to the price ratio of two goods. It measures the rate at which the consumer can trade one good for another. अरे स्लोप क्या होती है? रेट होती है ना, जिस रेट से कोई चीज चेंज हो रही है, ट्रेड ऑफ हो रहा है किसी में। सो इसमें किसमें चेंज हो रहा है? दो चीजों को हम, एक को अगर ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि बजट क्या है? कॉन्स्ट्रेंड है। समझ में आ रहा है? बजट कॉन्स्टेंट है। तो बेटा गिवन बजट के अंदर हमारे को काम करना है। तो जब गिवन बजट में हमारे को काम करना होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे? सर अगर हमारे को गिवन बजट में काम करना है और हमारे को दो गुड्स खरीदने हैं, एक को बढ़ाएंगे एक को कम करेंगे। अरे यही तो कर रहे थे ऊपर। गेटिंग इट? इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कम करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब बजट लाइन विल शिफ्ट व्हेन देयर इज। अब ये बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। कब कब शिफ्ट हो सकती है? किसी गुड का प्राइस चेंज हो जाए, पहला पॉइंट। दोनों में से किसी एक गुड का प्राइस चेंज हो जाए। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, एक गुड का प्राइस चेंज हो, या दोनों गुड्स का प्राइस चेंज हो, विद द नॉमिनल इनकम ऑफ द बायर रिमेनिंग द सेम। मतलब यहाँ पे मनी इनकम जो है, ठीक है, ये नॉमिनल मत लिखो, कंफ्यूज होते हो, मनी लिख दो यहाँ पे। विद द मनी इनकम ऑफ द बायर, द बजट वो सेम है, कांस्टेंट बजट है, लेकिन रुपए सस्ते हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो अभी हमारी जो आइसक्रीम है वो 20 रुपए की है। अगर आइसक्रीम 10 रुपए की हो जाए और हमारी चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे। अरे यस और नो? अरे कम ऑन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, then a change in the level of money income of the consumer with the relative prices of the two goods remaining constant, remaining the same। प्राइस सेम रहे लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, 100 रुपए से 1000 रुपए पे आ जाए, तो भी कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे। अरे यस और नो? ठीक है, या फिर दोनों चेंज हो जाएं, दोनों यानी एक तो इनकम भी चेंज हो जाए और रिलेटिव प्राइसेस भी जो है वो चेंज हो जाएं। इतनी बात आपको समझ में आती है? बोलो हाँ, यस और नो? Yes, sir. आती है? अरे आज तो बोल दो, आज तो होली है। आती है सर। Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? सर हाँ सर अपन बजट लाइन का स्लोप प्राइस से क्यों निकालते? मतलब प्राइस रेशियो क्यों निकालते? अपन को यूनिट्स के रेशियो में निकालना चाहिए, क्योंकि चेंज तो वही हो रहा है, प्राइस तो गिवन है ना अपन को, मतलब फिक्स है। लेकिन सुनो मेरी बात, सही सही कहा तुमने, प्राइस फिक्स है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा उस पे एक्सपेंडिचर है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राइस की वजह से। यूनिट्स चेंज हो रहे हैं ना प्राइस की वजह से। ठीक है, तो वो रेट तभी निकलेगा जब प्राइस में हमारे को डिफरेंस पता लगेगा कि इतने पर, मतलब जैसे अगर आप देखो यहां पे हमने देखा कि 10 रुपए हमारा किसका प्राइस था? चॉकलेट का। ठीक है, और 20 रुपए शायद हमारा आइसक्रीम का प्राइस था। ऐसा ही था? यस सर। यानी जो रेट ऑफ चेंज अगर देखें तो जब एक आइसक्रीम आती है उतने में 2 चॉकलेट आ जाती है। ठीक है, 2:1 ऐसा होगा ना, डबल। तो डबल रेट से अब बढ़ेंगे हम आगे। अगर हम चॉकलेट को बढ़ाएंगे तो डबल रेट से नीचे गिरेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज है। थोड़ा सा मैथ से बेटा, क्या करूं मैं? ठीक है, समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने की बारी आती है। कैसे निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी कर्व एनालिसिस? व्हेन वी सुपर इंपोज
आईसी मैप, एक आईसी मैप है, उसको हमने सुपर इंपोज कर दिया किस पे? बजट लाइन पे। किस पे कर दिया बेटा? बजट लाइन पे। आओ देखते हैं। सर ये डायग्राम दिया हुआ है हमारे को बुक में, ठीक है ना। ये 5 आईसी है यहाँ पे, आईसी 1 2 3 4 5, एक से ज्यादा आईसी है, इसका मतलब दिस इज अ आईसी मैप। दिस इज व्हाट? आईसी मैप। समझ में आ गया बेटा? ये यहाँ पे इसकी बजट लाइन दी हुई है पीएल के नाम से, दिख गई आपको? ठीक है, और उसके ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट यहां पे और ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं ए। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, अब सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कंज्यूमर ए पे ऑपरेट करता है, उसको मजा आ रहा है? अरे बोलो ना, अरे बोलो, यस और नो, क्या उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कुछ? हाँ सर। मिल रहा है? क्या वो ए पे ऑपरेट कर सकता है? इट इज वेदर इट इज विद इन हिज कॉन्स्ट्रेंट। यस सर। यस सर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे उसको मजा आ रहा है, लेकिन पैसे बच रहे हैं उसके पास, पैसे बच रहे हैं ना। अब आर पे देखो, आर पे, आर या एच पे, किसी पे भी देख लो, आर और एच में पैसे तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन मजा ए वाला आ रहा है। तो भैया आर और एच पे तो हम ऑपरेट कभी नहीं करेंगे, नो, हम ए पे ऑपरेट कर लेंगे। समझ रहे हो क्यों कर लेंगे ए पे ऑपरेट सर? क्योंकि मजा ज्यादा आ रहा है, मजा आ रहा है बराबर जितना आर और एच पे आ रहा है, यहाँ पे पैसे भी बच रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं मैं बी, वो कहता है यार अभी तो पैसे बच रहे, थोड़ा और खर्चा करते हैं, तो ए से वो चला गया बी पे, ए से वो कहां चला गया? बी पे। समझ में आ गया? बी पे उसने देखा अभी भी पैसे बच रहे हैं, क्या वो बी से बेटर वो एस को मानेगा, या वो टी को मानेगा, या बी को बेटर मानेगा? बी को। बी को। अब वो कहता है भैया अभी तो और आगे बढ़ने का स्कोप है, अभी इनकम बच रही है, देन ही स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ऑन क्यू, देन ही स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ऑन क्यू। क्यू पे इनकम खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई ना, अरे यस और नो? और क्यू पे उसे सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा आया ए और बी से, क्योंकि आईसी जो है वो हायर हो गई ना। देखो आईसी 3 पे ऑपरेट कर रहा है वो, उसने यहां पे भी रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा, आगे वो एक सी पॉइंट पे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्या वो इस सी पॉइंट तक पहुंच सकता है? नो सर। नहीं। क्यों? और इवन आईसी 3 के ऊपर भी अगर यहां पे कोई डी पॉइंट है, तो क्या वो डी पे ऑपरेट कर सकता है बेटा? इट इज बियॉन्ड हिज इनकम लेवल। अरे उसकी औकात के बाहर है, सीधी बात, काम खत्म। तुम्हारी हैसियत नहीं है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसा नो, बता दो ना यार प्लीज यार, देखो बता दो। ऐसे कौन टीचर होगा इतनी दफा प्लीज कहेगा बताने के लिए? बताओ कौन टीचर होगा, बताओ। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी, विद्यार्थी, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सदा स्वार्थी होता है बेटा, स्वार्थी। अब आप बोलोगे सर विद्यार्थी सदा स्वार्थी? हाँ, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, सर को अकेला छोड़ देते हो, तन्हाई में जीता हूं मैं, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नालायक बच्चे हैं हमारे साथ बैठे हुए सारे। चलो, द कंज्यूमर हैज गिवन इंडिफरेंस मैप which he shows the scale of preferences of various combinations of x and y. He has fixed money income which he has to spend wholly on goods x and y. भैया आज सारे पैसे उड़ा के आएंगे। Prices of x and y are given and fixed, यानी ये कांस्टेंट मान लिए। All goods are homogeneous and divisible, and the consumer acts rationally and maximizes the satisfaction. ये कुछ अंडरलाइंग assumptions हमने लिए, फिर यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है कि इस पॉइंट पे, so where the consumer is attaining equilibrium at which point? Where the IC and budget line they meet, or we can say where the budget line, where the budget line is tangent to the indifference curve.
अरे यही तो है। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। बोलो बोलो, कुछ आया समझ में? अब थोड़ा सा भारी डिस्कशन जो है वो यहां से मैं चालू कर रहा हूं, ठीक है? दो चीजों को यहां पे मैं कंबाइन करूंगा। एक तो आपका यूटिलिटी एनालिसिस वाला जो पार्ट है, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस वाला पार्ट और आईसी वाला पार्ट। अब देखो हमने आईसी में क्या देखा कि जो स्लोप ऑफ आईसी है दैट इज मेजर्ड बाय एमआरएस एक्सवाई। अरे बताओ ना। यस सर। स्लोप ऑफ बजट लाइन है दैट इज मेजर्ड बाय द प्राइस रेशियो। अरे ऐसे ही है ना? Yes, sir. अरे बोल दो, कहां कहां बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर हिक्स एंड एलन, ठीक है, इसको अगर मैं 1 कहता हूं, 1, ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2 at consumer equilibrium as per Hicks and Allen from 1 and 2, MRS XY is equals to P of X upon P of Y. Are yes or no? अरे yes or no? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब यहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहां पे क्या है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अरे ये देखी थी ना इक्वेशन? कहां देखी थी, कोई बताएगा? सेवरल कमोडिटी में। सेवरल कमोडिटी में, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन है, एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन सेटिस्फैक्शन, चेंज इन सेटिस्फैक्शन, चेंज इन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना आपकी, ये जो रेशियो है ना mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y, ये बराबर होता है आपके MRS XY के, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। जिस लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है उस लेवल पे। मैं वापस कह रहा हूं, मैं सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहे हैं बेटा कि हमने ये इक्वेशन देखी थी उस समय, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. अरे ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो ये तो क्या हो गया बेटा? Price ratio. स्लोप ऑफ बजट लाइन। अरे ऐसा नो? Yes, sir. बजट लाइन हो गया ना ये। अब ये कहते हैं, आपने ऐसे लिख दिया, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब प्राइस रेशियो
इज इक्वल्स टू MRS XY। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू MRS XY इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है सर। ये कह रहे हैं, इन्होंने दो कंसेप्ट्स को यहां पे रिलेट कर दिया कि भैया उस पॉइंट पे इनडिफरेंस कर्व के हिसाब से उस पॉइंट पे यूटिलिटी का जो रेट है दोनों का, उसका रेशियो जो है चेंज इन यूटिलिटी, वो भी बराबर होगा किसके? रेट ऑफ चेंज, जो कॉम्बिनेशन वो चूज कर रहा है। ठीक है, सो सेटिस्फैक्शन भी बराबर आएगा उसको, यानी यहां पे सेटिस्फैक्शन वर्थ कितना आ रहा होगा उसको? इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। याद करो, अरे याद करो, अरे याद करो, क्योंकि हमने ये देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल्स टू mu ऑफ m। ये कैसे लाए थे हम, याद है किसी को? क्योंकि सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता था सिंगल कमोडिटी के लिए। ठीक है, अब इस पे आपका जो एक पैराग्राफ मैंने कल भी आपको रीड करवाया था कि सेवरल कमोडिटी में हम चाह क्या रहे हैं कि हर रुपए से उसको सेम सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। हर एवरी यूनिट ऑफ द रुपी शुड प्रोवाइड हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अरे यस और नो? थोड़ा हैवी कंसेप्ट है इसलिए यहां पे स्लो हो गया मैं आपको दिखा देता हूं वो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक बार इसको रीड कर लो वे सब लोग। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला था ये कंसेप्ट, समझ में आ गया? अरे ठीक है क्या? यस गाइस? यस सर। ठीक है ना? तो यहां पे जो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है सर, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये लास्ट जो पेज है ना, लास्ट में जो ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहां से शुरू करके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो है 2.5.6, ये आज सब लोग रीड करेंगे। रीड बेटा, समझ गए? ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? ये ओवर है। अच्छा, अब हमारा क्या क्या हो गया है मैं बता देता हूं आपको। जो जो बचा है वो भी बताऊंगा और जो जो हो गया है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक तो हमारा चैप्टर 1 बचा है थ्योरी वाला, वो मुझे पता है, वो भी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा डिमांड हो गया है सर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये हो गया है। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हो गया है। ठीक है, इसके अंदर डिमांड के अंदर एक टॉपिक छोटा सा बचा है, डिमांड फोरकास्टिंग, प्लस एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, डिमांड फॉर वेरियस गुड्स, कैटेगरीज ऑफ गुड्स है वो। ठीक है ना, वो वाला थ्योरी है। एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बचा है डिटर्मिनेंट्स इनके, ये बचे हुए हैं कुछ चीजें। ठीक है, और एक इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है जो मुझे सॉल्व करवाना है आपको क्लास के अंदर, वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बाकी सारा पोर्शन हो गया है। फिर अपना है कंज्यूमर बिहेवियर,
ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट है सर। इतना आपने पोर्शन कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहां तक अपना कंप्लीट है काम। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब आगे एक जो चैप्टर है सर, आगे वाला जो चैप्टर है ट्यूसडे की क्लास का टाइम बताओ पहले तो। अभी ट्यूसडे की क्लास का टाइम, अरे कहाँ चले गए? तो मॉर्निंग में रखना। मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में सर 7 o'clock। 7 o'clock तो रख लूंगा, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास लेना चाह रहा हूँ अब आपकी, 1-2 घंटे की, ताकि अपन कोर्स जल्दी जल्दी खत्म कर दें यार एक बार में। तो सर 6:30 से स्टार्ट कर दो सर, बट लेना मॉर्निंग में पड़ेगा सर अपने को, अगर लंबी क्लास लेनी है तो। क्योंकि सर फिर दिन में सर किसी के ट्यूशन अटकते हैं, किसी का क्या अटकता है। दिन में यार किसी के ट्यूशन अटकते हैं, ये दिक्कत है तुम्हारे साथ है। और मेरे को क्या है कि मंडे से ट्यूसडे से हो सकता है कि मेरे को एक इंटर की क्लास, और एक इंटर में भी तो आपका इकोनॉमिक्स है ना, तो इंटर वाला इकोनॉमिक्स मेरे को लेना पड़ेगा 8 बजे से। तो मेरे को जाना पड़ता है उसके लिए, फिर वो सेंटर पे होता है वो। तो मेरे को क्या है, जल्दी निकलना पड़ेगा, 7:30 बजे निकलना पड़ेगा, 7:30 पौने 8 बजे। ऐसा हो सकता है ट्यूसडे से। तो अपन 6:30 स्टार्ट करें शार्प 7:30 तक। सर तो फिर ऑल्टरनेट रखेंगे या मतलब रेगुलर? एक टाइम दे दो मेरे को, ऑल्टरनेटिव में भी 2 घंटे में मैं खींच दूंगा तुम्हारा यार, दिक्कत नहीं है मेरे को। क्योंकि ऑलरेडी तुमने चीजें पढ़ी हुई हैं, अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ है तुमने। वो 12वीं के बाद जो बच्चा आता है ना, वो फिर भी थोड़ा जोन से आउट हो चुका होता है, 1-2 महीने बाद आता है वो हमारे पास। ठीक है, अभी तो तुम क्या है, फ्रेश पढ़ रहे हो और चल रही हैं चीजें। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कहता रहूंगा कर लेना उतना उतना, बस क्वेश्चंस कर जाना, हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं अपन। और अगर अपन ऑल्टरनेट 2 घंटे रखें, इससे बेटर ये नहीं है सर एवरीडे 1 hour रखें? हाँ, एवरीडे 1 hour रख लो। फीजिबल भी ज्यादा रहेगा सर, 1 घंटा निकालना भी, और फिर टाइम स्लॉट भी इजीली फिक्स हो जाएगा फिर। टाइम स्लॉट फिक्स करो सबसे पहले तो। रोज रोज का ये नहीं चाहिए कि आज ही क्लास है, वो है वो है, ऐसा मत करो यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, थोड़े दिन। और मेरे हिसाब से तुम लोग 15 अप्रैल तक की क्लासेस लोगे मेरे हिसाब से। उसके बाद तो फिर तुम एग्जाम दोगे ना। एग्जाम कब से हैं तुम्हारे वैसे? मई में 30 तारीख से? 4 तारीख से। 4 मई से है ना बेटा? Yes, sir. 25 तक तो आ जाना यार। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा सर। क्यों? अरे कितना पढ़ोगे? 25 अप्रैल के 5 दिन और वो 4 दिन, 9 दिन बचेंगे भैया, 9 दिन। पहला पेपर किसका है? पहला तो उसका होता है, इंग्लिश का होता है पहला। इंग्लिश का ही है ना? Yes, sir. तो इंग्लिश में तो यार क्या है यार, इंग्लिश तो 9 दिन में कर लोगे तुम। और बाकी तुम्हारा मैथ्स किस किस के पास है? सबके पास मैथ्स है क्या? सबके पास? सर मैक्सिमम के पास है। मैक्सिमम के पास मैथ्स है। ठीक है यार, चलो अब क्या करें। कब तक आओगे फिर, ये तो बता दो कब तक आओगे? 15 तक ही रखते हैं सर। सर 15 तक ही कर पाएंगे मैक्सिमम सर, 20 तक खींच लेंगे अगर सर पॉसिबल हुआ, वो भी सर देख मतलब सिचुएशन के हिसाब से। अरे कौन सी सिचुएशन आ गई भैया, कोरोना में घर बैठे हो, इतने साल हो गए तुम्हारे को हैं? अच्छा छोड़ो अभी इसको, 15-20 को छोड़ो, वो 20 तक ले लेंगे अपन, चलो छोड़ो 20 तक ले लेंगे, क्योंकि 14 दिन बचेंगे तब तो यार। ठीक है, देखा जाएगा तब। 15 तक भी ले लेंगे तो अब मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो उसमें। 15 तक में भी तुम्हारा, मैं ये मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा कॉस्ट तक खत्म करवा दूंगा मैं। मार्केट बचेगा तो बचने दो उसको। ठीक है, अब रोज का टाइम डिसाइड करो जल्दी। 6 बजे से रख ले, 6:30 से? Yes, sir. 6:30 से 7:30 एवरीडे? एवरीडे सर, यस सर। ठीक है, फाइनल टाइम है बिल्कुल। अब एक लिंक क्रिएट कर दूंगा मैं अभी, वही भेज दूंगा, वही रोज चलेगा फिर, है ना? ठीक है, अरे बोल दो भाई। यस सर। हाँ ठीक है ना, चलो।
और हाँ, खत्म कब होंगे तुम्हारी परीक्षा सारी? 30 मई को? 31st में। बट 31 को होगा सर। 31 को। तो अपन 1 जून से स्टार्ट कर देंगे वापस से क्लासेस, है ना? है ना? हाँ सर, वो तो कर लेंगे सर उसके बाद। उसके बाद तो 2-2 घंटे निकाल लोगे तुम। 15-20 तारीख तक भी हो जाए, अगर 15 तारीख तक भी हो जाए, 15 जून तक भी, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब, अच्छा 1-2 दिन ऐसा अपन बीच में रखेंगे, जैसे संडे आएगा ना नेक्स्ट कभी भी, तो अपन 2-3 घंटे लंबी क्लास लेकर के कोर्स को खत्म करने वाली करेंगे। जैसे आज संडे है, 4 तारीख को फिर संडे है, 4 को अपन 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अभी। एक छोटा सा चैप्टर करा रहा हूं, छोटा है और अभी एकदम से हो जाएगा। उसका कारण अभी अभी हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ रखा है, ठीक है ना? ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके ना अपडेट हो गए हैं अभी। चलो यस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये देखेंगे हम। ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का हमने ऑलरेडी समझ लिया है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करती हैं। और एक फ्री मार्केट के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां पे डिसाइड होता है? जहां पे प्राइस, जहां पे डिमांड और सप्लाई दे आर इक्वल एट अ प्राइस, ठीक है ना, दे आर इक्वल एट अ प्राइस। जहां पे ये दोनों मीट करते हैं एट अ प्राइस, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, आपको दे रखा है डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन, और उससे जो हमारे पास ये क्वांटिटी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। याद करो, एक आपके 11th क्लास में लास्ट में चैप्टर था, आप लोग पढ़ते थे उसको, और बड़ा इजी चैप्टर था। इसमें डिफरेंट डायग्राम्स हम लोग बनाते थे, याद है? अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई, एंड दिस एंड दैट। तो ये वो वाला चैप्टर है, इसको अभी जल्दी से खत्म कर लेंगे, बहुत इजी है, आपको तो आता ही है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है कि
किस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है काम करता है। मान लो ये कह रहे हैं कि अगर सप्लाई हमारी बढ़ जाए और डिमांड हमारी सेम रहे, सप्लाई बढ़ गई डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ गई, ज्यादा चीजें सप्लाई हो रही है, डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ जाती है तो देखो प्राइस आपका कम हो रहा है ना। यहां पे ये देखो ये प्राइस कम हो गया, यहां से प्राइस कम हो गया। यस सर। ठीक है, इसका मतलब डिमांड भी जो है आगे बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ेगी और ये वापस से इस पॉइंट पे रीस्टोर होती है। ठीक है ना, ये इसको ऐसे समझते हैं अपन, इसको रुको मैं बताऊं आपको। If the prevailing market price is below equilibrium price, say ₹5, 5 रुपए पे अगर प्राइस है, यहां पे 10 तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, 5 पे है। A shortage arises as quantity demanded is more than quantity supplied. Quantity demanded is more than, ये तो quantity demanded है और quantity supply जो है वो लेस है। 5 रुपए पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है? ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गई और ये क्वांटिटी सप्लाई। समझ रहे हो? ये सप्लाई कर्व के ऊपर पॉइंट आ रहा है, ये डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट आ रहा है। समझ रहे हो? अगर 5 रुपए हमारी डिमांड प्राइस हो गई जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से गिर गई, तो हमारी डिमांड तो ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और प्राइस और सप्लाई जो है वो कम है, सप्लाई जो है वो कम है। शॉर्टेज अराइजेस एज क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसा हो सकता है, प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, ये किस केस में हो रहा है अभी आप बता सकते हो बहुत इजीली? बताओ किस केस में हो रहा है ऐसा? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस भी कम है। बहुत ज्यादा देर तक ऐसा रहता नहीं है कि प्राइस कम रहे। ठीक है, धीरे धीरे जब सप्लाई कम होती है, ठीक है, दिस शॉर्टेज प्रॉम्प्ट्स द प्राइसेस टू राइज। अरे प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लायर क्या करेगा? ज्यादा रुपए में बेचेगा ना। सोच के देखो, ऐसा हुआ था ना जब क्रूड ऑयल बिकना बंद हो गया था, सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड तो थी तब भी थोड़ी बहुत, तब तो डिमांड बाद में गिर गई थी एकदम से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्राइसेस ज्यादा होने लग गए, प्राइसेस ज्यादा होने लग गए, तो प्राइसेस जब बढ़ते जाएंगे उस पॉइंट तक बढ़ेंगे जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। अगर प्राइस हमारा बढ़ जाता है, देखो समझना, तो इसका मतलब यहां पे प्राइस बढ़ गया, 15 रुपए हो गया, तो ये डिमांड है, डिमांड कम है, डिमांड कम है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है। देखो सप्लाई ज्यादा हो गई ना इस पॉइंट पे। अरे यस और नो? अरे यस और नो कहां गए? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। Other things remaining the same if the prices rise causes a decrease in the quantity demanded. अरे प्राइस ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, कोई खरीदेगा नहीं, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, धीरे धीरे प्राइस कम होकर के कहां पे आएगा? एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे डिमांड और प्राइस जो है बराबर हो जाएंगे। तो अगर प्राइस कम है तो शॉर्टेज की सिचुएशन है, सप्लाई कम है। इस केस में प्राइस बढ़ता जाएगा उस पॉइंट तक जहां पे डिमांड और प्राइस सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें अब देखो डिफरेंट हमारे को सिनेरियोस देखने हैं, डिफरेंट केसेस देखने हैं। अरे यस और नो? वेरी इजी हमें देखना है इसमें। ठीक है, कौन कौन से केसेस देखने हैं? सबसे पहले तो such shifts equilibrium price, the 4 possible changes in demand and supply are increase in demand, supply constant,
डिमांड इंक्रीजेस. सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीजेस. डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीजेस. डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस. ठीक है, तो आज आप क्या करोगे, इसके डायग्राम्स बना के आओगे. कुछ तो यहां पे बने हुए हैं आपकी बुक में, देखो मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको. भाई इसमें कुछ भी नहीं करना अपन को इस चैप्टर में. अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ये चैप्टर? अरे यस और नो बता तो दो. यस सर. इसमें क्या होता है, डिफरेंट केसेस होते हैं और हमारे को पता है कि फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी अटेन व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी. ठीक है ना, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो अब 4 केसेस देख लेते हैं पहले, 4 केसेस. ठीक है, ये 4 केसेस वो हैं व्हेन ईदर डिमांड इज इंक्रीजिंग और सप्लाई इज इंक्रीजिंग. ईदर डिमांड चेंजेस और सप्लाई चेंजेस. तो अगर डिमांड बढ़ती है सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड घटती है सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ती है डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई घटती है डिमांड कांस्टेंट. ये 4 केसेस है, 1 2 3 4. समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले केस का डायग्राम बनाते हैं. डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कांस्टेंट है. कैसे बनेगा? नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे. ये डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है. ये क्या है? क्वांटिटी. ये क्या है? प्राइस. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये ओरिजिन. डायग्राम बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो डायग्राम छोटा सा स्क्रिबल करके आपको बना करके और देखना है. डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कांस्टेंट है. चलो बढ़ा देते हैं डिमांड को भैया. डिमांड को बढ़ा दिया मतलब राइटवर्ड शिफ्ट. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये ई से यहां शिफ्ट हो गया ई डैश पर. इक्विलिब्रियम प्राइस भी शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी शिफ्ट हो गई. समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? यस और नो? यस सर. किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई सेम रहती है, तो उस केस में क्या होता है? प्राइसेस विल इंक्रीज. प्राइसेस विल इंक्रीज. ठीक है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन, इसकी तो सप्लाई ज्यादा हो रही है खैर, ठीक है, लेकिन कई बार बीच में खराब भी हो जाती है वैक्सीन, तो हमारे को सप्लाई क्रंच भी देखना पड़ता है. अब आप सोचो किसी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, बन ही नहीं सकती वो ज्यादा चीज. जैसे किस केस में होता है ये? बेसिकली फॉसिल्स के केस में ऐसा होता है. फॉसिल्स के केस में पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया. अरे डिमांड बढ़ती रहती है, सप्लाई तो एक तरीके से कांस्टेंट है ना, इतनी जल्दी नहीं बढ़ती. समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस केस में वी सी इंक्रीज इन प्राइसेस. ठीक है ना, इंक्रीज इन प्राइसेस कैन बी सीन. सिंपल है, समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस सर. समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 केस वाले डायग्राम आज आप बना के एक बार चेक करोगे क्या क्या होता है. ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको बताता हूं. अगर हमारी डिमांड घट गई और सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कांस्टेंट है, तो आप सोच के देखो कि बेटा आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? सप्लाई तो उतनी हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो प्राइसेस इस केस में क्या होंगे? फॉल करेंगे. इस केस में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई है ही नहीं, अरे तो ज्यादा प्राइस पे सेल करेगा ना, तो यहां पे प्राइसेस राइज करेंगे. ऐसे समझ सकते हो ना आप इसको? सिंपली डिमांड कम हो रही है, उस चीज की डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बराबर है. ऐसा कब हुआ था? लॉकडाउन में.
क्रूड के साथ ऐसा हुआ था, आपको पता है क्रूड के प्राइसेस माइनस में चले गए थे, माइनस में, ठीक है। माइनस में जाने का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है माइनस में जाने का मतलब, किसी भी प्राइस का माइनस में जाने का मतलब क्या होता है? फ्री में सप्लाई होती है, फ्री में सप्लाई होती है। फ्री में सप्लाई नहीं होती, पैसे भी मिलते हैं। जैसे तुम मेरे से खरीदने आए पेन, सर कितने का पेन दोगे, मैंने कहा 100 रुपए का पेन है, तो तुम मेरे को 100 रुपए दोगे, फिर मैं तुम्हारे को ये पेन दूंगा, ठीक है, समझ गए। वो कह रहे मैंने मेरे से पेन लेना है, मैंने कहा ये पेन है ना -100 का है, -100 का, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे से पेन तो ले जाओ, 100 रुपए भी मेरे से ले जाओ, क्योंकि अगर मैं ये पेन रखता हूं ठीक है, तो मेरे 100 से भी ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है, समझ रहे हो मेरी बात को। वो होती है नेगेटिव प्राइस। नेगेटिव प्राइस किसको कहते हैं? ये भी ले जाओ, सामान भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं जहां पे हमारी डिमांड तो कांस्टेंट है और सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस आर बाउंड टू डिक्रीज, सस्ती मिलेंगी ना चीजें, अरे यस और नो, ठीक है। अब डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट गई, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट गई, टू मीट दैट डिमांड, ठीक है, डिमांड तो कर ही रहे हैं लोग पर सप्लाई नहीं है, प्राइसेस विल इंक्रीज, समझ रहे हो, प्राइसेस विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? ये 4 सिनेरियोस को आप देख लोगे क्या डायग्राम बना करके, अरे यस और नो, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या होता है? ये तो था इधर डिमांड चेंजेस और सप्लाई चेंजेस, ठीक है। इसके बाद जो केसेस आते हैं सर, वो आते हैं साइमल्टेनियस चेंज के। साइमल्टेनियस चेंज, साइमल्टेनियस चेंज किसमें? डिमांड और सप्लाई में। डिमांड इंक्रीजेज, ठीक है, सप्लाई भी इंक्रीजेज मोर देन डिमांड, डिमांड डिक्रीजेज, सप्लाई भी डिक्रीजेज मोर देन डिमांड, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग केसेस बनेंगे, मैं आपको बुक में दिखाता हूं। पता नहीं इतना स्लो कैसे हो रहा है मेरा कंप्यूटर आज। डिक्रीज इन सप्लाई वाला केस बना हुआ है, साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। साइमल्टेनियस चेंज, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, इसमें 6 केसेस बनते हैं बेटा, 6। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड घट रही है, सप्लाई भी घट रही है, लेकिन ये जो प्रपोर्शन है ये अलग अलग है। ये देखो ना, यहां पे लिखा हुआ है बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, when both demand and supply decrease the equilibrium quantity decreases but the change in equilibrium price is uncertain, ठीक है ना। तो ये डायग्राम्स बनेंगे इसमें अलग अलग केसेस के, तो ये हमारे को बनाने हैं। और इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। ये देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसमें डिफरेंट डिमांड कर्व्स और सप्लाई कर्व्स दी हुई है। जो इसमें आपका मेन जो प्राइमरी है वो ये है 0.1, ठीक है,
सप्लाई कर्व 1 और डिमांड कर्व 1। अब इसमें देखो क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्यूम एक्स इज अ नॉर्मल गुड होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, नॉर्मल गुड है। अज्यूम दैट इनकम राइजेस एंड प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब एक एक करके चीजों को समझना। जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड क्या करती है बेटा, बताओ? इंक्रीज होती है सर, बढ़ती है। बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब सप्लायर की लागत बढ़ रही है, सप्लायर की लागत बढ़ रही है। तो इस केस में सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो इसको बस ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना है। What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? आओ देखते हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब डिमांड बढ़ गई, यानी डिमांड कर्व कौन सी हो गई हमारी नई वाली, D2, ठीक है। सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, S3 ठीक है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, 2। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। देखो सिंपल है, सिंपल है क्या? चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा सारे, ठीक है। नोट्स में क्या होगा, डिफरेंट केसेस होंगे, 12 केसेस हैं इसमें। कितने? 12 केसेस। उनके डायग्राम और उनकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि ऐसा किस केस में होता है, वो आप देख के चले जाना। और डायग्राम एक बार अपने हाथ से बना लोगे तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती दुनिया में, ठीक है। अब देखो, वी आर एनालाइजिंग दैट मार्केट ऑफ गुड जेड, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड वाई डिक्लाइंस। अब कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। अगर गुड वाई का प्राइस गिर रहा है तो जेड की डिमांड जो है वो, अरे बताओ ना, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड होगा। एट सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड जेड। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया बेटा, तो इसका मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन, एंड व्हेन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन, प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज, एंड व्हेन प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज माय डियर फ्रेंड्स, then in that case supply will increase। तो इसमें डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। आओ देखें, डिमांड कम हो गई यानी डिमांड कर्व कौन सी हो गई, D3। सप्लाई बढ़ गई, पॉइंट कौन सा आ गया, 9। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। When price of complementary goods falls, the demand for the good in question increases. Negative price effect है। When price of Z will move to the right, D2, due to technological advancement, the supply of Z will increase and will become S2, and will become S2, ठीक है। So the point will be, oh sorry, demand will also increase, no, demand भी तो बढ़ेगी, 7 होगा। अरे बताते क्यों नहीं हो, डिमांड भी तो बढ़ेगी। गुड वाई की प्राइस डिक्रीज हुई है यानी जेड की डिमांड बढ़ेगी। यहां पे मैंने इंक्रीज लिखा, वहां पे मैं गलत पकड़ लिया डिमांड को, तो यहां पे पॉइंट कौन सा होगा बेटा, 7। याद आ गया? नेक्स्ट पढ़ो, हेवी रेन्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005 and 6 caused havoc with the rice crop। अब इस केस में बताओ, क्या इन्होंने डिमांड के बारे में कुछ कहा है? सर अभी तक तो नहीं कहा, अभी तक नहीं कहा। आगे देखो, व्हाट पॉइंट इज द फिगर अबव मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब बताओ, डिमांड तो सेम है लेकिन सप्लाई ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स वो बढ़ी या घटी? घट गई सर, घट गई, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व तो हमारी D1 ही रही, लेकिन S क्या हो गई हमारी, S3। तो पॉइंट क्या हो गया, देखो ना, नो चेंज इन डिमांड इज अज्यूम्ड, नो चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट, assume that consumer expect the prices of new cars to significantly increase next year। consumer expectations are bullish,
वो कह रहे हैं प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, तो दे विल डिमांड मोर दिस सीजन, समझ रहे हो, दे विल डिमांड मोर दिस सीजन, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड मोर है, पॉइंट कौन सा होगा बेटा? 7 हो जाएगा सर, वो 5 हो जाएगा 5। हाँ 5, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, आने वाले समय में प्राइसेस बढ़े हुए होंगे, तो जब प्राइसेस बढ़े हुए होंगे आने वाले समय में, तो बेटा हम क्या डिमांड करें? इंक्रीज हो जाएगा, क्या डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हाल फिलहाल, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को लग रहा है अरे प्राइस बढ़ जाएगा, अभी खरीद लो खरीद लो खरीद लो, समझ रहा है ये? तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो वेद इधर डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इसके 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो केस बनता है वो ये बनता है साइमल्टेनियस चेंज। साइमल्टेनियस चेंज मतलब डिमांड इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, डिमांड डिक्रीज कर रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ये 4। और एक होता है दोनों में इंक्रीज बराबर प्रोपोर्शन में, दोनों में डिक्रीज बराबर प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। और एक होता है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है, सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड घटती है, ठीक है ना। तो आओ एक बार केसेस को अपन यहां पे लिख लेते हैं। डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। अब डिमांड ज्यादा बढ़ती है सप्लाई कम बढ़ती है, डिमांड ज्यादा घटती है सप्लाई कम घटती है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? फिर डिमांड बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है सेम प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट, डिमांड घटती है सप्लाई घटती है सेम प्रोपोर्शन में। तो ये कितने केस हो गए? अब 4 केस तो पहले हो गए थे, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 साइमल्टेनियस चेंज के ये केस हो गए सेम डायरेक्शन। इसके फिगर्स आपको बनाने हैं, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। ये 6 केस और इससे पहले के 4 केस, 6, 4, 10 और 2 केस और बनते हैं इसमें सर। साइमल्टेनियस चेंज में ही आता है, साइमल्टेनियस चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। 11 and 12 total 12 cases are there, ठीक है। kindly try the diagrams, okay, and I will be giving you notes by today evening, okay, of all these cases, okay, along with very crisp, you know, एक एक लाइन में आपको लिख के दे दूंगा जिससे आपको एकदम से पकड़ में आ जाएगा केस, ठीक है। बट माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज मेक दीज डायग्राम्स, ओके। अरे यस और नो, जैसे मैं आपको एक बताता हूं, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस सेम प्रोपोर्शन में, कैसे बनेगा बना के देखें, चलिए ट्राई करते हैं सर। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, डिमांड बढ़ा दो पहले, सप्लाई भी बढ़ा दो, प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी। हाँ सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है ना तो प्राइस सेम रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में। जितनी डिमांड बढ़ी उसके हिसाब से सप्लाई भी हमने बढ़ा दी तो प्राइस जो है वो सेम रहेगा। नया इक्विलिब्रियम ये ई से ई डैश पे शिफ्ट हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है।
चलो अब एक Yes, मेरे को sir. कोई बना, क्या हुआ हाँ सर ठीक है, समझ गया। समझ गए? अच्छा अब एक जना मेरे को कोई बना के दिखाएगा कोई केस, एक जना कौन ट्राई करेगा? डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड, ये वाला बनाओ। कौन बनाएगा? ये बनाना है आपको, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड। कौन बनाएगा? स्क्रीन पे बनाना है। और क्या कहाँ बनाओगे? और भव्य गर्ग बना रहा है, बनाओ भैया। वेरी गुड। वेरी गुड। ये इसने डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई ज्यादा बढ़ाएगा। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे बना लोगे ना और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हाँ सुनो, अब भव्य तुमने बनाया तो सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट एक बात याद रखना बेटा, पहले हमेशा जो इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी और ये होती है ना, सबसे पहले उसको मार्क कर लिया करो ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? उसके बाद सर अब इसमें प्राइस तो कम हो गई और हाँ क्वांटिटी ज्यादा हो गई। हाँ, तो तुम ये सिंपल सा सोचो ना, एक बात सोचो, किसी भी चीज है, कोई भी चीज बाजार में ऐसे सोचो कि उसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, बहुत सप्लाई हो गई, डिमांड बढ़ी तो सही, उतनी नहीं बढ़ी, प्राइसेस आर बाउंड टू फॉल डाउन। यस अरे सर, सप्लायर क्या करेगा? घर पे थोड़ी लेके जाएगा। कैसे सस्ते में बेचेगा? हाँ सस्ती बिकेगी ना, सीधी सी बात है, सिंपल है, ठीक है ना? तो दिमाग में इस चीजों को रिलेट करो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सिंपल सा, बस दैट्स इट। ठीक है बेटा? अरे Yes, हो sir. जाएगा क्या ये? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, या नहीं होगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, तो एक ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस वाला, दिस वन। ओके, बस ये इतना ही है, खत्म। ठीक है? शॉर्टेज sir. सर क्या हुआ? हाँ सर, समझ गए आप लोग। ठीक है ना? चलो, इतना ही था ये आज के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर जो है हमारा, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग दी बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर। एक ही दिन में हो जाएगा मैक्सिमम, रीड करके आ जाना थोड़ा सा, अगर बिजनेस साइकिल करेंगे, नहीं तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ठीक है? ठीक है क्या? मेरा मन है प्रोडक्शन से स्टार्ट करें, थ्योरी बाद में कर लें अपन, क्या बोलते हो? यस सर। है ना? प्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रोडक्शन में लॉन्ग रन वाला ही नया कंसेप्ट है तुम्हारा, बाकी सारा वो पुराना ही है, ठीक है? शॉर्ट रन कंसेप्ट, उसके अंदर आप लोग के लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो सारा है, ठीक है? उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का के बारे में इंफॉर्मेशन है, लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे बनती है, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं, ये सारे, ठीक है ना? उसके बाद आपका एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, उसका पूरा क्या बोलते हैं, डेरिवेशन हमको नहीं सीखना है, बस वो एक इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा समझना है, और कॉप डगलस ने क्या कहा था वो थोड़ा सा पढ़ना है, उसको याद रखना है, वो नई चीज है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को थोड़ा सा समझना है, और फिर अपन कॉस्ट की तरफ भागेंगे। कॉस्ट करने के बाद मार्केट देखेंगे, और फिर ऐसे करके थ्योरी बचेगा तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर डिमांड में कुछ रहेगा क्या सर, अपना थ्योरी का कुछ? मैंने बताया ना, थोड़ा सा थ्योरी का रहा है, वो रहा है थोड़ा सा, मैंने बता दिया ना बेटा अभी, ये देखो मैंने लिखवाया था ना अभी, तो उसके मैं तुम्हारे को हाईलाइटेड पोर्शंस दे दूंगा रीड करने के लिए, और एक बार सब डिस्कस कर लूंगा क्लास में। ये बचा है देखो, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, और एक टाइप्स ऑफ गुड्स,
कैरेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला टॉपिक है एक छोटा सा डिमांड के अंदर, ठीक है। और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी और सेम सप्लाई के केस में है। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है, वो थोड़ा सा बचा है जो पोर्शन है। मुझे पता है बेटा क्या क्या बच रहा है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, सब करवा के जाऊंगा मैं, एक एक चीज पूरी किताब करवा के जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कैसे कराना है ना। आप लोग रेगुलरली आते रहो, सारी चीजें मेरे को पता है कौन कौन सी छूट रही है कौन सी नहीं छूट रही, ठीक है ना। अच्छा अब एक टेस्ट ले लेंगे अपन, एक टेस्ट दोगे क्या आप लोग? यस सर। तो वो कब दोगे आप? अपने हिसाब से दे दोगे क्या टेस्ट? मैं आपको पेपर दे दूं क्या? सर आप क्लास में ले लेना, तो जो पहले आता ना उस बार टाइम वेस्ट होता है यार उसमें, फिर यार दिक्कत ये है। सर। तो आप क्लास के एंड में अपलोड कर देना, फिर हम आपको करके दे देंगे, आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे क्लास के किसी भी क्लास के एंड में। ऑनलाइन दोगे क्या? ऑनलाइन हाँ सर। ऑनलाइन ऑप्शन है वो दे देंगे। ऑनलाइन दे देना फिर, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, एक टेस्ट लेंगे आपका ऑनलाइन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली एंड प्लीज डू नॉट प्ले होली, ठीक है ना।